जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हाल चाल है? हालचाल सब बहुत बढ़िया है मास्टर जी। अच्छा। राउरे अपन हालचाल सुनाओ और खेती कर का नया नया हालचाल बता थी सेठो बताओ। हमारा हालचाल भी बहुत बढ़िया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी हाल समाचार बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और जैसा कि पर्वतिया जी बता रही थी किसान भाइयों, हम सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी का हाल समाचार कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दलहनी अनाजों के पैदावार में बढ़ोतरी के लिए राज्य में चलाई जा रही है योजना। अपने मवेशियों का बीमा कराकर पशुपालक हो सकते हैं लाभान्वित। पठारी इलाकों में बुआई के लिए उत्तम है रोटरी डिबलर। राज्य में दलहनी अनाजों के उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत संस्था आत्मा राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दलहनी अनाजों के अच्छे उत्पादन के लिए किसानों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत संस्था आत्मा राज्य में दलहनी अनाजों के बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को सहायता पहुंचा रही है, जिनमें समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन और खरपतवार नाशी दवा इत्यादि 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही चूना, डोलोमाइट, राइजोबियम कल्चर, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ अन्य आवश्यक दवाएं भी किसानों को इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। पशुपालन के दौरान कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है। संकर और देसी नस्ल के दुधारू पशुओं का बीमा कराकर किसान निश्चित होकर दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। खरीफ में धान हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। वैसे तो धान की कई उन्नत प्रभेद है जो अच्छी उपज देते हैं, परंतु वर्तमान समय में मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्मों की बुआई करने की सलाह दे रहे हैं। कम अवधि वाले धान की किस्मों में सहभागी, अभिषेक, नवीन, बिरसा धान 109 और 110 है, जिनकी वर्तमान समय में बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। सहभागी, अभिषेक, नवीन, बिरसा धान 109 और बिरसा विकास धान 110 धान के ऐसे उन्नत प्रभेद हैं जो कि कम अवधि में तैयार होते हैं और इनमें कम सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। लगभग 80 से 100 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर 30 से 40 क्विंटल धान की उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, अभी वर्षा कम हो रही है। खरीफ मौसम में जितनी बारिश होनी चाहिए जून के महीने में, और जुलाई भी शुरू हो चुका है, बारिश कम हो रही है। इसलिए ऐसे किस्मों को चुने धान की जो कम वर्षा की स्थिति में अच्छी उपज दे। सहभागी, अभिषेक, नवीन, बिरसा धान 108, बिरसा धान 109, बिरसा धान 110 को चुने तो कम समय में आपको अच्छी उपज देगी। पशुओं में लगने वाले रोगों में एक रोग होता है PPR। इस रोग से ग्रसित हो जाने पर पशु का इलाज कठिन हो जाता है और उसे बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ये रोग पशुओं में ना लगे, इसके लिए पशु चिकित्सक टीकाकरण का सलाह देते हैं। PPR रोग से बचाव के लिए राजकीय पशु औषधालय में और आपके संबंधित प्रखंड के पशु चिकित्सकों के पास पर्याप्त मात्रा में टीका औषधि उपलब्ध है। आप वहाँ से बीमारी फैलने के पहले इसका टीका लगवा लें और यदि बीमार पशु कहीं मिलते हो तो उनको स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और उनका इलाज सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एनरोफ्लॉक्सासिन नामक एंटीबायोटिक से करने पर 4-5 दिन उपचार करने पे ये बीमारी से ठीक भी हो जाता है। डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई कार्य को सुविधाजनक तरीके से करता है उपकरण रोटरी डिबलर। इस उपकरण के इस्तेमाल से किसान अपना समय और मेहनत बचाकर लाभान्वित हो सकते हैं। डिबलिंग विधि से बुआई करने में सक्षम इस कृषि यंत्र को रोटरी डिबलर कहते हैं। रोटरी डिबलर द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 एकड़ खेत में बुआई की जा सकती है।
इस यंत्र को खासकर झारखंड जैसे पठारी इलाकों के लिए विकसित किया गया है। रोटरी ड्रिबलर प्राप्त करने या इसकी और जानकारी के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आज के हमारे सफल किसान ने खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीके में बदलाव लाकर बदल ली अपनी जिंदगी। तो आइए मिलते हैं इन सफल किसान से। ये किसान आज अपने खेतों में वर्ष भर व्यस्त रहते हैं और अनाजों के साथ बहुत तरह की सब्जियां भी उपजाते हैं। पहले ये वर्ष में केवल एक ही फसल लेते थे, परंतु सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने से कई तरह की खेती करने की तकनीक सीखने का मौका मिला। उन्हीं प्रशिक्षणों की बदौलत आज ये खेती बाड़ी में सफल माने जाते हैं। खेती बाड़ी में जैसे हम उन्नत किस्म का केला करते हैं और एक इसी खेती बाड़ी से मेरा परिवार चलता है, मेरा उसी से मेरा सब कुछ जो है मेरा घर का हम मेंटेनेंस करते हैं। खेती बाड़ी में फ़ायदा है, हमको फ़ायदा है, इसीलिए हम करते जा रहे हैं और दिन ब दिन इसमें जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि यही खेती बाड़ी से हम अपना मतलब फल परिवार का ये करें। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की किराना मंडियां अनाजों के भाव को लेकर कमोबेश पिछले सप्ताह के भावों पर ही टिकी नजर आई। इसमें कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया है, परंतु सब्जी बाजारों की बात करें तो हरी सब्जियों के भाव में तेजी का रुख जारी है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9600 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए और प्याज न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद सब देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और पर्वतीय जी आपका भी स्वागत है और मास्टर आपके सवाल का भी स्वागत। हाँ मास्टर जी, सवाल तो है ये है, ऊपरे ले तो हमके बुझाला कि हमरे भेटाइल कि नया सवाल होगी, कुछ नया हम तो सोचते हैं कि आप जो है वो हमारे किसान भाइयों का सवाल लेकर के आती हैं और इसलिए हमें भी बहुत उत्कंठा रहती है कि हम आपके सवाल सुने और उसका जवाब ढूंढें। हाँ मास्टर जी, और हमरे के भी ऊपर से बहुत मदद मिल जाएला अपन काम के करे ले। तो सवाल ऐसा रहे मास्टर जी कि हमने जैसे बारिश होकर मौसम है, बरसात होए लगी तो ओकरे हिसाब से खेती करीला, चाहे मौसम के हिसाब से खेती करीला। बाकी अगर ऐसा होला
कि बारिश में बारिश ना होवे, चाहे बेसी बारिश हो जाए या और कोनो तरह के रिसन अगर दिक्कत आ जाए। यानी खेती किसानी में अगर कोई आपदा आ जाती है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तब क्या करी किसान? बहुत अच्छा सवाल है किसान भाइयों। जब आपदा आती है तो सबसे बड़े पहले किसान भाई के सामने ये समस्या होती है कि किस फसल का चुनाव करें, कैसे हम उसके लिए निपटने का उपाय करें, और इन तमाम बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. चौधरी से और लेते हैं ये जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के एक वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. चौधरी। ये हमें जानकारी देंगे कि आपदा प्रबंधन के समय कौन कौन से फसलों का चुनाव करें और कैसे उसका प्रबंधन करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अभी जिस हिसाब से वर्षा होनी चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रही है, तो इस समय हमारे किसान भाई आपदा प्रबंधन का मतलब क्या समझे? निश्चित रूप से आपने कहा कि वर्षा जितनी होनी चाहिए हो नहीं रही है। जून के महीने में औसत वर्षा राज्य का 194 मिलीमीटर है। इस वर्ष 97 मिलीमीटर वर्षा ही हो पाई है। रांची क्षेत्र में 135 मिलीमीटर वर्षा हुई है। किसान उहापोश की स्थिति में है कि क्या करें नहीं करें। ना धान कर पा रहे हैं क्योंकि खरीफ फसल का मुख्य फसल जो खरीफ मौसम का मुख्य फसल होता है वो धान होता है, और धान के लिए पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रहा है, और किसान की सारी रणनीति जो है वो बिल्कुल कुंठित होती जा रही है। उस स्थिति में जो है किसान के लिए ज़रूरी है कि वो कम वृष्टि की अवस्था में कौन से फसल की खेती करें जिससे कि उपयुक्त लाभ मिले और अच्छी उपज मिल जाए, और धान की कमी या धान को नहीं कर पाने का मलाल उसके मन में ना रहे। इसके तहत ही रणनीति तैयार करनी होगी और किसान को जो है वो ऐसे फसलों का चुनाव करना पड़ेगा जो कम वर्षा में उपज दे जाती है। तो इसके लिए किसान को चाहिए कि जो उपराऊ भूमि है या उपराऊ भूमि से जो नीचे जहाँ मेरदार उपराऊ भूमि है, स्थानीय भाषा में बाद तरखा या 2 नंबर 3 कहते हैं, उस खेत में किसान जल निकास करते हुए दलहन और तेलहन की खेती करें। दलहन में मूंग, उड़द, अरहर। जब वर्षा कम होती है तो अरहर फसल सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है। यदि किसान चाहे तो अरहर के साथ धान, मकई, उड़द, मूंग इसकी सब फसली कर सकती है। अंतर फसली के रूप में आप 1 से 2 फसल ले सकते हैं। और मूंग और उड़द जिसको सबसे कम पानी चाहिए, या यूँ कहें कि हल्की फुहार में भी ये अच्छी उपज देने की स्थिति में होती है खरीफ मौसम में, तो ये इस तरफ किसान ध्यान दे कि धान का मोह छोड़े या धान का रोपनी का मोह छोड़े, और जो है मूंग, उड़द, अरहर या मूंगफली, सुरगुजा, कुल्थी इस तरफ ध्यान किसान दे। और यदि धान ही करनी हो तो रोपनी का मोह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोपनी की अभी जो स्थिति बन रही है पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण किसान जो है वो बिचड़ा नहीं डाल पा रहे हैं। पौधशाला में बीज की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। बिचड़ा तैयार करने के लिए जो मौसम जिस तरह का माहौल चाहिए वो बन नहीं पा रहा है। तो किसान को चाहिए कि सीधी बुआई करें, सीधी बुआई पर जोर दें। सीधी बुआई में जीवन रक्षक वर्षा भी हो जाती है तो बेहतर उपज मिलता है। थोड़ा सा उसमें एक परेशानियां होती है, सीधी बुआई में बीज की मात्रा अधिक लगती है और खरपतवार का आक्रमण ज़्यादा होता है। तो खरपतवार प्रबंधन करें। यदि निकौनी में मजदूर ज़्यादा लगते हैं तो रासायनिक विधि से इस्तेमाल का प्रयोग करते हुए और खरपतवार का नियंत्रण कर ले। इससे निश्चित रूप से रोपनी की तुलना में जो है अधिक लाभ किसान को मिल पाता है। मूंग और उड़द की खेती के लिए ज़रूरी है कि उन्नत किस्म उनको मिलना चाहिए या वो उनका प्रबंध कर ले। मूंग के लिए पूसा विशाल, सम्राट, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, PDM 54, PDM 11 इन किस्मों का चुनाव करें। और उड़द में अभी बहुत अच्छी किस्म आई है
बाजार में या अनुसंधान केंद्रों में उतरा, जो खरीफ मौसम के लिए सबसे उपयुक्त है। दाने बोल्ड, चमकीले, बड़े और चमकीले हैं। उपज भी 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी बुआई करें, निश्चित लाभ मिलेगा। अरहर में जब सफसली करते हैं तो अरहर लंबे अवधि वाला चुनना चाहिए, माघी या चैती। माघी में बहार, पूसा 9, चमत्कार और नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, नरेंद्र अरहर 3, इन किस्मों का चुनाव करें। और उनके साथ धान ले सकते हैं जो कम अवधि का है, अंजलि है, वंदना है, बिरसा धान 108 है, बिरसा धान 109, बिरसा धान 110, इनका चुनाव करें। ये मात्र 100 दिन की किस्में हैं। इसके अलावा अगर अरहर का चुनाव अरहर में माघी में जाना चाहते हैं किसान तो लक्ष्मी, बहार, मारुति, बिरसा अरहर 1 और बिरसा अरहर 1 जो है सहफसली पद्धति में इसकी उपज बहुत अच्छी देखी गई है, तो किसान जो है इन किस्मों का चुनाव करें। और धान की यदि सीधी बुआई करनी हो तो सूखा को सहने वाली किस्मों का चुनाव करें, जैसे सहभागी है, अंजलि है, वंदना है, CR धान 40 है। इन किस्मों का चुनाव करें जिसको सूखा सहने की ज़बरदस्त क्षमता है। और सहभागी तो किसान के खेत में काफ़ी प्रचलित हो चुका है और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस का और भारत सरकार का एक कंबाइंड जो है कार्यक्रम भी चल रहा है सहभागी को पॉपुलराइज करने के लिए, किसानों के बीच में इसको ले जाने के लिए, ताकि अल्पवृष्टि की स्थिति में भी ये बेहतर उपज दे सके। हमारे किसान भाई झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यहाँ मड़ुआ की खेती लगभग लोग छोड़ रहे हैं। मड़ुआ की खेती करने के लिए कितनी वर्षा की ज़रूरत है और क्या हमारे किसान भाई उससे ज़्यादा लगा के ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं? बिल्कुल सही ध्यान आपने दिलवाया, इसकी चर्चा मुझको करनी चाहिए थी। जब आप कम वृष्टि की बात हो तो सीरियल क्रॉप में या मिलेट्स में या मोटे अनाज में मड़ुआ की खेती होनी चाहिए। और झारखंड सरकार की ओर से एक प्रति भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए एक योजनाएं चल रही है जिस पे प्रोत्साहन राशि 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। इसके तहत भी मड़ुआ का जो है खेती होनी चाहिए। मड़ुआ उस खेत में संभव हुआ है जहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं है, मिट्टी हल्की और कम उपजाऊ वाली है, वहाँ पे सफलतापूर्वक आप खेती कर सकते हैं। और कितनी ही कम वर्षा हो मड़ुआ की खेती आप कर सकते हैं। और इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी किस्म निकाली है, बिरसा मड़ुआ 2 और सफ़ेद मड़ुआ जो है वो भी वहाँ से निकाली गई है, जिसके आटे सफ़ेद होते हैं और मात्र 100 से 105 दिन की किस्में हैं। मड़ुआ की खेती निश्चित रूप से करनी चाहिए। जो पहले झारखंड के आदिवासी बहुलिया गांवों में निश्चित रूप से मड़ुआ की खेती होती थी, लेकिन अधिक आमदनी के चक्कर में इसको छोड़ते चले गए। ये मूल फसल है और मड़ुआ के बारे में विशेषता ये है कि इसमें जितनी ताकत है उतनी ताकत अनाज के किसी फसलों में नहीं है। किसान के लिए कुपोषण, अगर मड़ुआ हो तो कुपोषण का शिकार गरीब के बच्चे नहीं हो पाएंगे। मड़ुआ इतना दमखम रखता है और मड़ुआ का बहुत औषधीय गुण भी है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए मड़ुआ का आटा बहुत ही लाभदायक है, इसलिए मड़ुआ की खेती तो होनी चाहिए। और जबकि ऐसे मौसम में, जबकि वर्षा के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों घोषणा कर चुका है कि 93% में ही बारिश होगी, तो उस स्थिति में मड़ुआ, गुंदली इन फसलों की ओर भी किसान को आकर्षित होने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी ई जे रौरे का कली आपदा वाला बात तो बड़ा बढ़िया से बता दिली और हमके बुझाला किसान कोनो भी स्थिति में हमें किसान भाई बहन मन के फायदा पहुंची। बिल्कुल अभी जो स्थिति है, बारिश कम हो रही है कहीं कहीं, तो इसमें हमारे किसान भाई इसका जरूर लाभ उठाएंगे। और मास्टर जी अपन सवाल का जवाब भी बताइए देव का। नहीं, वो सवाल तो आप ढूंढते रहिए। अच्छा, तो चलिए ठीक है, तो हम हमरे सवाल का जवाब बताए दो। जाने खोजत रही कि अगर जे हमरे अपन पशुधन रखीला तो उके हमेशा कहे ना कि
टीकाकरण करवाल जाए तो का फायदा का है? अरे बहुत फायदे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। कई बार जो हमारा उत्पादन होता है पशु का, अगर हम मांस के लिए करते हैं या फिर दूध के लिए करते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है इसका ना। और अगर आप जानना चाहती हैं विशेष रूप से तो हम अपने विशेषज्ञ से आपको मिलवा देते हैं। चलिए किसान भाइयों, आप भी इसकी जानकारी लीजिए कि पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व है, और इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह। पशुपालक भाइयों नमस्कार। बरसात का मौसम है और पशुपालक भाइयों आप सब जो ये कार्य करते हैं यानी पशुपालन का कार्य करते हैं उसमें मौसम के हिसाब से भी काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती है। पशुपालक भाइयों, जहाँ तक बरसात के मौसम की बात है तो ये मौसम पशुओं में टीकाकरण का मौसम भी होता है। तो मवेशियों में या पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं हज़ारीबाग ज़िला पशुपालन कार्यालय, और हमारे साथ हैं ज़िला पशुपालन पदाधिकारी श्री डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे पशुपालक भाई के पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व है? ऐसे हमारे पशुपालक भाई जो भी अपने घरों में जानवरों को रखते हैं उससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। यह सर्वविदित है कि किसी भी इलाज से अच्छा उसका संयम होता है, अतः टीकाकरण कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप टीकाकरण कराएंगे तो निश्चित तौर पे आपके पशुओं में कोई बीमारी नहीं होगी, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बरसात जैसे ही शुरू होता है वैसे ही हमारे पशुपालक भाइयों को चाहिए कि वो प्रति वर्ष टीकाकरण अवश्य करावें, और इसके लिए झारखंड सरकार पूरे राज्य में विभिन्न बीमारियों की टीकाकरण उपलब्ध कराती है। जो पशुपालक भाई हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पशु अस्पताल हैं वहाँ के पशु चिकित्सकों से मिलकर अपने जानवरों का टीकाकरण समयानुसार करा सकते हैं। जो अभी का महीना है जून से लेकर सितंबर तक, यह टीकाकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे पशुओं में बहुत सारे बीमारी होते हैं, मगर कुछ बीमारियां ऐसी है जो बहुत ही घातक होती है और इससे हमारे पशुपालक भाइयों को काफ़ी हानि होती है। इसमें एक बीमारी होती है एचिस, जिसको हम लोग आम भाषा में गला घोटू कहते हैं। इसमें हमारे पशुपालक भाई देखते हैं कि जानवरों के गले में सूजन हो जाता है और उनको काफ़ी बुखार हो जाता है, और जानवर हमारे काफ़ी सांस लेने में उनको काफ़ी कठिनाई होती है। अतः इस बीमारी से बचने के लिए हमारे पशुपालक भाई एचएस का जो टीका आता है उसे अवश्य दिलाएं। यह हमारे पशु चिकित्सालयों में हमेशा उपलब्ध रहता है, और यह इसकी मात्रा होती है 5 ml जो चमड़े के अंदर दिया जाता है। इससे हम पशुपालक भाई अपने इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। दूसरी बीमारी होती है बिक्यू, जिससे हम आम भाषा में जहरवात कहते हैं। यह देखा जाता है कि जो बछड़े होते हैं जो कम उम्र के होते हैं उनके पीछे के जो पीछे पैर का जो जांग होता है उसमें काफ़ी सूजन हो जाता है, काफ़ी बुखार हो जाता है, और जानवरों को खाने पीने और चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसके लिए भी बिक्यू का वैक्सीन आता है, उससे भी हमें समयानुसार लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बहुत हमारे पशुपालक भाइयों कमर को तोड़ देती है, जिसे हम खुरा चपका बोलते हैं, इसकी भी वैक्सीन जो टीका है हमारे यहाँ उपलब्ध है, और इसकी 2 ml मात्रा हम लोग लगवाते हैं। और ये जो वैक्सीन है हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसमें होता क्या है कि जानवरों के मुंह में काफ़ी घाव हो जाता है, उनके जीभ पे छाले पड़ जाते हैं और पैरों में भी घाव हो जाता है, जिसे पशुपालक भाई देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि इसे खुरा चपका का हुआ है। दूसरी बीमारी होती है एंथ्रेक्स बीमारी। ये भी बहुत काफ़ी घातक बीमारी है। इसमें देखा जाता है काफ़ी जानवरों को काफ़ी बुखार हो जाता है और नाक से पानी आने लगता है, और जब जानवर मर जाते हैं तो उनके मल द्वार और नाक से काफ़ी खून का स्राव हो जाता है, और ये बहुत ही घातक बीमारी है। और इसका वैक्सीन 1 ml चमड़े के नीचे लगाया जाता है। अतः पशुपालक भाइयों से मेरा अनुरोध होगा कि बरसात में इन सारी बीमारियों का टीकाकरण अवश्य करा लें। इसी तरह से बकरियों में एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसे हम PPR का बीमारी कहते हैं। इसमें होता है कि उनके नाक से पीले रंग का स्राव निकलता है, बुखार काफ़ी हो जाता है, और आँख में भी पूरा
गंदगी भर जाता है और जानवर हमारे खाना पीना बंद कर देते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से PPR का वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि 1 ml चमड़े के नीचे हम लोग लगाते हैं। इसी तरह जो हमारे पशुपालक भाई जो सुअर पालन करते हैं, उनके लिए स्वाइन फीवर एक बीमारी होता है जो बहुत ही घातक होता है। अतः उसमें भी काफ़ी बुखार सुअर को हो जाता है, उनके शरीर पे काफ़ी दाग निकल आते हैं और नाक और से काफ़ी गंदा स्राव निकलने लगता है। अतः पशुपालक भाइयों, जो आप सुअर पालन करते हैं उसमें स्वाइन फीवर का आप वैक्सीन अवश्य करा लें। यहाँ ये पशुपालक भाई जानना चाहेंगे कि इन बीमारियों का जो लक्षण होता है उसको देखने के बाद कराना चाहिए या नियमित रूप से टीकाकरण? नहीं, असल है कि सारे जो हमारे जो वैक्सीन है, टीकाकरण है, जो खुरहा चपका है साल में 2 बार जरूर कराना चाहिए। और जितनी भी हमारे टीकाकरण है साल में 1 बार, आपको बीमारी हो या मत हो आप अवश्य करा लें। कि कहा ही गया है कि भाई आपने अगर टीकाकरण करा लिया तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। संयम आपने किया, क्योर इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, इसलिए आप अपना पहले टीकाकरण करा लें तो आपको बीमारी ही नहीं होगी। अतः आपका कोई आपके यहाँ कोई किसी तरह की आपको हानि नहीं होगी और नहीं आपकी आर्थिक क्षति होगी। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि आप समयानुसार टीकाकरण करा लें। और झारखंड सरकार पशुपालन विभाग की तरफ से सारे अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में टीका उपलब्ध है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य करा लें। जहाँ तक टीकाकरण की बात है तो सरकार द्वारा और आपके विभाग द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? हमारे विभाग द्वारा जो सरकारी दर पर है, जो बड़े पशुओं में 2 रुपये और छोटे पशुओं में 1 रुपये के दर से वैक्सीन कराने का जो पैसा लगता है वो सरकारी खजाने में जमा होता है। अतः पशुपालक भाइयों, आप जब भी जाएं आप हमारे अस्पताल में मिलें और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी हैं और पदाधिकारीगण हैं वो आपके दरवाजे तक जाकर लोगों को समझाकर वैक्सीन कराने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि सारे जितने भी हमारे 100% टीकाकरण हमारे पशुओं में हो जाए और हमारे पशुपालक भाइयों को किसी तरह की आर्थिक क्षति नहीं हो। और जहाँ तक टीकाकरण की बात है तो इसके लिए कुछ सावधानियाँ या कुछ खास ध्यान देने की बात? असल इसमें कोई सावधानी की उतनी आवश्यकता नहीं है। हमें 2-4 बातों पर ध्यान देना है। जैसे अभी हमारे किसान भाई अपने खेतों में अपने जानवरों से काम लेते हैं, जो बैल है, काड़ा है, वो लोग हल जोत कर लाते हैं। तो आपको यही देखना है कि आप जैसे ही खेत से लाते हैं जानवरों को तुरंत आप टीकाकरण नहीं कराएं, उनको 2-4 घंटे के लिए आप आराम करने दें, उसके बाद ही टीकाकरण का आपका कार्य कराएं। तो आपके लिए वो काफ़ी जानवरों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब, आपने पशुओं में टीकाकरण के बारे में और उसके समय और महत्व के बारे में बहुत अच्छी जानकारी पशुपालक भाइयों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, हमारे दुयो सवाल कर तो बड़ा बढ़िया जवाब मिल गया। और आप बोलेंगे कि अपन सवाल का जवाब भी दे दो चाहे कोनो विशेषज्ञ से मिलवाए दो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सवाल का जवाब तो हम बिल्कुल आपको देना चाहते हैं किसान भाई, लेकिन हम चाहते हैं कि इन सवालों के साथ साथ, इन लोकोक्तियों को जानने के साथ साथ आप अपनी बात भी हम तक पहुँचाएँ। और ऐसी कोई कहावत अगर आपको मालूम है तो वो भी हमको बतलाएँ। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा पता नोट करें। हमारे का पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो मास्टर जी, हमरे का जितना किसान भाई बहन मनी जरा सवाल कर ली से जवाब जाना तो तो फटाफट एक लिखे शुरू कर दो, ताकि हम के बताई आपको। चलिए हम ही बता देते हैं किसान भाइयों। तो ये था कि सन का डंठल जो खेत छिटाए वो किसान चौगुना फसल पाए। अब देखिए ना, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी कहते हैं कि सनई, सन यानी सनई, अगर आप उसको अपने खेत में बो देते हैं और 1-1.5 फीट का वो हो जाता है और उसके बाद उसकी फिर से जुताई कर दीजिए तो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हमारे कृषि वैज्ञानिक आज कह रहे हैं, और बहुत पहले हमारे घाट पंडित ये कह के चले गए। तो ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारी नई नई बातें लेकर हम आपके पास इसी प्रकार हाजिर होते रहेंगे किसान भाइयों। लेकिन आज कृषि दर्शन का अंक यहीं पर समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। जी हाँ।